दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि भाई जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो यहां से अगर मैं v0 वेलोसिटी से फायर करूंगा कुछ थीटा एंगल पे, तो हमने कुछ कैलकुलेशन की थी इसमें और मैंने बोला था कि मान लीजिए कि मैं बॉल को इस y0 हाइट से फायर कर रहा हूं और x में कितने पे हो, x0 पे हो। यहां पे आप कोई बिल्डिंग पे चढ़े हुए हो और आप उसी लेवल पे देख रहे हो कि बॉल जो है कितनी दूरी पे लैंड करेगी, सेम उसी बिल्डिंग की हाइट के लेवल पे, मतलब लेवल मेरा सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो जितनी दूरी पे बॉल लैंड करेगी उसको मैं आर बोल रहा हूं, वो उसकी रेंज बोल रहा हूं कि उसकी क्या रेंज है, बॉल की रेंज क्या है। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा बात मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जो हाइट है जो ऊपर चलेगी, ये है मेरी मैक्सिमम हाइट। बॉल कितना ऊपर जाएगी जहां से मैंने फेंका है वहां से, तो काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, आप ये कह सकते हो। और ये रेंज जो है ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, आप इसको ये बोल सकते हो कि ये तो गैप है ना, ये तो दूरी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी है, तो इसलिए इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो एक्स डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी होते हैं उनमें मेरी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहती है, एक्स की तरफ 0 रहती है और वाई की तरफ -g रहती है। तो हमने देखा कि एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कभी नहीं बदलेगा, वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट उतना ही रहेगा, बट जो वाई कंपोनेंट है वो बदलता रहेगा। तो वाई कंपोनेंट क्या बनेगा दोस्तों, वाई कंपोनेंट ये बनेगा। तो आप यहां पे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले लगा सकते हो एक्स में भी और वाई में भी। तो सबसे पहले अगर मैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन स्टडी करूं तो मोशन इन एक्स में क्या रहेगा, मेरी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी 0 है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालूं आर, ये फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम है, तो इनिशियल टाइम मेरा 0 टाइम था, t = 0 पे फेंका, और यहां पे फाइनल टाइम मेरा tr हो चुका है मान लीजिए, और जो डिस्प्लेस हुआ है वो r डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut + ½ at² का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये है और t की वैल्यू tr है, एक्सेलरेशन मेरी 0 है, कांस्टेंट है 0 पे, तो इसका मतलब r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये मेरे पास रेंज आ गई है दोस्तों कि कितना मेरे हॉरिजॉन्टल जो है कहां पे लैंड करेगा, वो रेंज आ गई मेरे पास। अब आइए वाई डायरेक्शन में, अगर आप वाई डायरेक्शन को स्टडी करें तो वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v0 sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो मेरी डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मैं, क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन की तरफ मोशन को देख रहा हूं और एक्सेलरेशन मेरी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन को मैं -g लिखूंगा, फिर ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी को देखूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो आप कांस्टेंट v = u + at वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये है और एक ही जगह पे -g × t कर दिया, ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई वाई डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि जब बॉल मेरी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो जाता है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बचती उसके पास, केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन रहता है। तो जैसे ही बॉल यहां पे आएगी मैक्सिमम हाइट पे, वहां पे ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 करके हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। ये वो टाइम है जिसमें मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है, ये वो टाइम आ गया। उसके बाद बॉल वापस आ रही है, तो कितने टाइम में ये लैंड करेगी, जितने टाइम में राइज की है उतने टाइम में लैंड कर जाएगी यहां पे, क्योंकि राइज वाला टाइम और लैंड वाला टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई में 0 होगी ना, जितने टाइम के लिए राइज होने में इसको टाइम लगा उतना ही फॉल होने, क्योंकि सेम लेवल पे आ रहे हो ना आप, तो इसलिए जो tr आएगा वो 2th हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डबल हो जाएगा, तो उससे जो tr आ गया तो tr की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आपके पास रेंज भी आ जाएगी। लेकिन ये रेंज तब तक वैलिड है जब तक आप सेम लेवल पे हो, सेम लेवल पे बॉल को देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट देख लो, th टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है वाई में, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है भाई, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी ut + ½ at²। तो u मेरा ये है वाई डायरेक्शन में, t मेरा th है, क्योंकि th टाइम में मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो ut + ½ at², और यहां से करके आपके पास h की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब आपको ये याद रखने हैं भाई सारे, ठीक है, क्योंकि इससे आप फास्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इनको याद रखोगे। नेक्स्ट अब जरा देखिए, और चीजें भी है इसमें, हमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन भी बतानी है। दूसरी बात, ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना यार, कहीं पे भी लैंड कर सकता है ना ये, अगर मुझे जनरल केस बताना होता तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या चीजें बदलती वो भी हमें देखना है। दूसरी बात, अगर मैं सेम ही लेवल पे हूं तो मैक्सिमम रेंज कब पॉसिबल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ये भी देखते हैं। तो अब यहां पे 2 केसेस हम स्टडी करेंगे अब आगे।
एक हम बॉल को लैंड करेंगे सेम लेवल पे और एक हम बॉल को लैंड करेंगे डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। तो पहला केस 1 देखते हैं जिसमें हम सेम लेवल पे रहते हैं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मतलब फायरिंग का एंगल और जो लैंड करने वाला एंगल है वो सेम रखते हैं। एंगल नहीं भाई, हाइट, जो फायरिंग जो है जहां से हम फायर कर रहे हैं वो हाइट और जहां पे लैंड कर रही है वो हाइट, वो हम सेम रखते हैं। और एक केस में डिफरेंट रखेंगे। आप बोलोगे सर पिछले जब आपने एक्सप्रेशन लिया तो एक्स नोट वाई नोट लेने की क्या जरूरत थी, आपने इसको क्यों लिया, आप 0 से ही कर देते फायर। देखो दोस्तों, ये कब इंपॉर्टेंट बनेगा, इनिशियल पोजीशन, जब आपकी जो हाइट है वो सेम नहीं रहेगी। आप फायर किसी अलग हाइट से कर रहे हो, लैंड बॉल जो है किसी अलग हाइट पे हो रही है, उस केस में ये इनिशियल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए हमने ये पोजीशन को लिखा था। तो अब ये जब सेम लेवल पे लैंड करा रहे हो तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसको आप ओरिजिन भी मान सकते हो, ठीक है ना। बट जब डिफरेंट लेवल पे लैंड कर रही होगी तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, देखिएगा कैसे, ठीक है। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और जरा इसको समझते हैं। तो यहां पे पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या है, सेम लेवल, केस 1। हम लोग सेम लेवल की बातचीत करेंगे। सेम लेवल का मतलब क्या है, जिस लेवल पे बॉल को हमने लॉन्च किया है उसी लेवल पे बॉल जो है वो लैंड कर रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूं तो जरा देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2 डायरेक्शंस हैं, एक एक्स डायरेक्शन है और एक मेरे पास वाई डायरेक्शन है। ये मैं ओरिजिन मान लेता हूं। तो मैंने बॉल को यहां से लॉन्च किया और बॉल जो है वो उसी लेवल पे वापस लैंड कर रही है। और जो मेरी लॉन्चिंग वेलोसिटी है वो मान लीजिए मेरी वी नोट है, मैंने कुछ एंगल थीटा पे इसको लॉन्च किया है। तो इस वी नोट के 2 कंपोनेंट होंगे, एक आपका इधर आ जाएगा वी नोट कोस थीटा और एक आपका इधर आ जाएगा वी नोट साइन थीटा, वी नोट साइन थीटा। ये मेरे पास 2 कंपोनेंट होंगे। आप ये कह सकते हो एक्स में मेरी ये वेलोसिटी इनिशियल और वाई में ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। अब इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में, इस पूरे पाथ में जो एक्सेलरेशन बॉल के ऊपर लगेगी वो डाउनवर्ड ही लगेगी, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। डाउनवर्ड क्यों लग रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 आएगी और वाई डायरेक्शन में -g के बराबर मेरी एक्सेलरेशन आएगी। हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो इस वजह से क्या होगा दोस्तों, इस वजह से बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे भी आएगी। तो आप इसको अलग अलग तरह से भी देख सकते हो, एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग से स्टडी करो, वाई डायरेक्शन को अलग से स्टडी करो, इस तरह से भी देख सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे है बॉल। तो h क्या है, y डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम हाइट तक गई है। वैसे इसको मैक्सिमम हाइट बोलना सही नहीं है, इसको हमें क्या बोलना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्यों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए y डायरेक्शन में, जरा देखिए। अगर मैं बॉल को किसी अलग लेवल पे अलग लेवल से लॉन्च करता, सोचिए यहां पे कोई पहाड़ी है या कोई घर है और यहां से मैं बॉल को लॉन्च कर रहा हूं, मैं ओरिजिन इस पॉइंट को मान रहा हूं, ये पॉइंट मान लीजिए 2,2 है और मैंने बॉल को ऐसे लॉन्च किया। अब जब ऐसे लॉन्च करोगे बॉल को तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से अगर मैं इस पॉइंट के ये देखूंगा तो इसको मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा कि वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो फिर ग्राउंड से ही मेजर होगी ना, हाइट तो ग्राउंड से ही मेजर होगी। लेकिन आप तो यहां से देख रहे हो ना, तो यहां से फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, यहां पे जो h है वो क्या बनेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा एक्यूरेट है। यहां पे भी अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो यहीं से मेजर होगी वो शुरुआत वाले पॉइंट से जहां से बॉल को हमने लॉन्च किया है, वहां से y डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसको h को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा एक्यूरेट है। वैसे मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हो अगर आपका इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन पे ही है, तो अगर उसको आप ओरिजिन ही मान लेते हो तो इसका मतलब वहीं पे आपका एक तरह से ग्राउंड लेवल है और वहां से आप चीजों को देख रहे हो, तो वहां पे आप मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हो। बट अगर शुरुआत वाला जो लॉन्चिंग पॉइंट है वो अगर ओरिजिन नहीं है तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा सही रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते हो कि यहां पे जो पहुंचने में जो टाइम लगेगा मैं उसको TH बोल देता हूं, और यहां पे जो पहुंचने में जो टाइम लगेगा मैं उसको TR बोल रहा हूं। और ये जो लेंथ है जो x में मेरा आगे तक गया है, x में जो मैक्सिमम लेंथ इसने कवर की है उसको मैं R बोल रहा हूं, R माने रेंज, उसको मैं रेंज बोल रहा हूं, ठीक है भाई। और मैं सेम लेवल को लेके चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं TH को अगर निकालूंगा तो TH की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, TH आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। TH की वैल्यू क्या होगी, वो टाइम है जिस टाइम में y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, क्योंकि आप जानते हो जब आप टॉप पे पहुंचोगे तो y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 0 हो चुका होगा। तो TH की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी v0 sin थीटा अपॉन g।
ये मेरे पास TH आ जाएगा, और जो TR होगा वो क्या होगा, TR की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स होगी TH से, अगर मेरा एयर ड्रैग जो है वो क्या है, 0 है। तो अगर मेरा एयर ड्रैग जो है वो 0 है, तो कोई एयर ड्रैग अगर नहीं है तो जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड लेवल पे आने में लगेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो TR इक्वल टू 2TH। लेकिन अगर एयर ड्रैग होता तो एयर ड्रैग में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे वापस आने में जो टाइम लगता वो अलग अलग होता दोस्तों, ठीक है, वो सेम ना होता। इसी लेवल से आप यहां तक गए हो और फिर यहां से वापस उसी लेवल पे आए हो, तो वो जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा अगर एयर ड्रैग प्रेजेंट है तो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी और इधर भी जा रही होगी तो एयर ड्रैग जो है वो उसको अपोज करेगा, मतलब एक तो ऊपर जाने से रोकेगा और एक इधर जाने से भी रोकेगा बॉल को, दोनों मोशन को अपोज करेगा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन बनेगी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वो जी नहीं रहेगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी नहीं रहेगी यहां से यहां तक। अच्छा, फिर जब नीचे की तरफ आ रही है बॉल, तो नीचे की तरफ आ रही है तो ड्रैग क्या करेगा बताओ जरा, ड्रैग जो है बॉल को ऊपर की तरफ धकेलेगा, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है ना, और एक आगे की तरफ जा रही है, तो जो बॉल आगे की तरफ जा रही है ड्रैग उसको पीछे धकेलेगा, और नीचे की तरफ आ रही है उसको फिर ड्रैग ऊपर की तरफ धकेलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आ रही तो नीचे नहीं आने देगी बॉल को, नीचे बॉल आ रही है तो ड्रैग जो है वो नीचे इजीली आने नहीं देता। तो इसलिए डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है मेरी वो आपकी कम हो जाएगी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कम होने की वजह से ज्यादा टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, नीचे पहुंचने में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एयर ड्रैग जो होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दिया मैंने, आगे चल के इस सिचुएशन को भी अलग से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो TR की वैल्यू जो है वो आप क्या कह सकते हो, 2TH होगी अगर एयर ड्रैग मेरा नेग्लिजिबल है। तो अगर एयर ड्रैग 0 मैं मान लूं तो 2 टाइम्स ऑफ TH की वैल्यू क्या है, TH की वैल्यू है V0 sin थीटा अपॉन G। अब सुनिए भाई, अब मैं निकाल रहा हूं रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे बताओ, रेंज की वैल्यू आपको पता है भाई, इधर की तरफ मेरी वेलोसिटी है V0 cos थीटा, तो V0 cos थीटा है और टाइम मेरा इतना लग गया, तो सीधा सीधा मैं क्या कर दूंगा, इधर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 cos थीटा इंटू टाइम, ठीक है, TR। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G, ठीक है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर 2 sin थीटा इन cos थीटा को इस तरह से लिख सकते हो। तो ये मेरी रेंज आ गई है दोस्तों, यहां तक अपने को सब चीजें क्लियर है। अब जरा देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट, यहां से अब मैं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट, हम वो लॉन्चिंग एंगल देखना चाहते हैं जिस लॉन्चिंग एंगल पे मेरी रेंज जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम रेंज हमें मिल जाए, ठीक है। तो वो जरा पॉइंट देखते हैं। तो एंगल एट विच, एंगल ऑफ लॉन्चिंग, एंगल ऑफ लॉन्चिंग एट विच R at which range is maximum, रेंज इज मैक्सिमम। कौन सा एंगल होगा जिसपे मेरी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, ये मैक्सिमाइज करनी है भाई। V0 मेरा कांस्टेंट है, G मेरा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इसको मैक्सिमाइज करोगे तो sin 2 थीटा क्या होना चाहिए, बताओ, sin 2 थीटा मेरा 1 होना चाहिए। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर थीटा मेरा 45 डिग्री हुआ तो आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। थीटा अगर 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो मुझे आपको जो रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आप जिस लेवल पे बॉल को लॉन्च कर रहे हो उसी लेवल पे बॉल अगर लैंड कर रही है तो इसका मतलब ये कंडीशन भी कब ट्रू होगी बताओ, जब आपका लेवल सेम हो, सेम लेवल के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा लॉन्चिंग एंगल अलग है, लॉन्चिंग पॉइंट अलग है और लैंडिंग पॉइंट अलग है, सेम लेवल पे बॉल जो है वो नहीं आ रही है, तो उस केस में मैक्सिमम रेंज जो है वो इस तरह से हम नहीं निकालेंगे, ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत हो जाएगा और ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे लॉन्च नहीं करोगे उस केस में, ठीक है। तब कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। नंबर 2 देखिए, नंबर 2, अब जरा इस पे गौर फरमाइए, जो रेंज है ये अपने को क्या बताने की कोशिश कर रही है, रेंज की वैल्यू ये आई है V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G। तो मैं इस रेंज को ऐसे लिख रहा हूं V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो V0 स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन G। ये तो दोनों बराबर ही होंगे भाई, ठीक है, बिकॉज sin 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको यहां से ये लिख सकता हूं V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G विल बी इक्वल टू V0 स्क्वायर sin 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं और ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन G।
इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। यहां से आप एक और पॉइंट बोल सकते हो, क्या कि अगर मेरा थीटा जो है वो लॉन्चिंग एंगल है तो आपको कुछ रेंज मिल जाएगी, ठीक है। वही रेंज आपको मिलेगी अगर मैं 90 माइनस थीटा लॉन्चिंग एंगल ले लूं तो, क्योंकि चाहे यहां पे थीटा रखो चाहे यहां पे 90 माइनस थीटा रखो, रेंज की वैल्यू तो आर ही आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सेम रेंज आपको मिल जाएगी, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आप निकाल सकते हो दो एंगल पे, एक आपका थीटा और एक आपका 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर आप सेम लेवल पे बॉल को जो है लॉन्च कर रहे हो और सेम लेवल पे बॉल जो है उसी लेवल पे बॉल जो है वो लैंड हो रही है, तो इन दैट केस दो पॉसिबल एंगल होंगे जिन पॉसिबल एंगल से आपको सेम रेंज मिल जाएगी। सेम रेंज को अचीव करने के लिए दो पॉसिबल एंगल होंगे, कौन कौन से, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। इन दोनों एंगल पे अगर आप बॉल को लॉन्च करते हो तो आपको सेम रेंज मिल जाएगी। अब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जरूरी नहीं हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आ जाए, उसमें कुछ एरर होते हैं, ठीक है। तो वो एरर भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। थोड़ा बहुत एक बैंड लेंगे, उस बैंड में अगर बॉल लॉन्च कर रही है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो आप देखिएगा थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे अगर आप बॉल को लॉन्च करते हो तो बॉल जो है वो, बॉल की जो रेंज होगी, अगर सेम लेवल पे आप बॉल को लैंड भी करा रहे हो, सेम लेवल उसी लेवल पे बॉल को लॉन्च करा रहे हो, तो इन दैट केस थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए सेम रेंज आएगी, ठीक है। उसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। अब नंबर 3 पॉइंट देखिए। नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 पॉइंट में इसकी ट्रेजेक्ट्री को देखना चाह रहा हूं कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री उसकी क्या इक्वेशन है, उसको जरा मैं देखना चाह रहा हूं। जो पाथ है बॉल का उसकी क्या इक्वेशन है वाई और एक्स में। तो हम जानते हैं कि किसी भी टाइम टी पे जो वाई की वैल्यू आएगी, वाई में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो क्या होगी भाई। अगर आप ओरिजिन से ही बॉल को लॉन्च कर रहे हो तो जो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही वाई में पोजीशन भी होगी। तो किसी भी टाइम टी पे जो पोजीशन है वो है वाई टी, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखनी है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करो। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये मेरी डिस्प्लेस, इनिशियल पोजीशन मेरी 0 पे थी ना, इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी। हम जानते हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, माइनस जी एक्सेलरेशन है मेरी। माइनस जी क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होती है ना, जी नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैं माइनस जी बोल रहा हूं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लगाऊंगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, वो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी v नॉट साइन थीटा है इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही टी टाइम पे एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो फाइनल पोजीशन इन एक्स टी एट टाइम टी इज एक्स टी, एट टाइम टी जो फाइनल पोजीशन है वो एक्स टी है, इनिशियल पोजीशन मेरी 0 थी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी ना भाई टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इनटू टी, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो टी टाइम में कितना ये आगे की तरफ आ जाएगी, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स टी, और इनिशियल पोजीशन मेरी 0 थी, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगी हमारे पास। तो अब जरा देखिए, यहां से अगर मैं t की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो t की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी एक्स टी डिवाइड बाई वी नॉट कोस थीटा। आप सिंपली इसको x अपॉन वी नॉट कोस थीटा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जब t की वैल्यू पुट करोगे तो y इज इक्वल टू, मैं इस t को हटा रहा हूं भाई, t को आप समझ जाना कि भाई x और y जो है टाइम के फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह पे x अपॉन वी नॉट कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख सकते हो, ये वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया? एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। और सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो जरा देखिए, सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास जो है एक्स एंड वाई की रिलेशन आ गई है, ट्रेजेक्ट्री की रिलेशन आ गई है दोस्तों। ये बड़ी कमाल की रिलेशन है भाई। इसको आप थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसको बेहतर है आप याद रखें ऑलवेज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन सोल्व होंगे वो देखेंगे अभी हम।
एक्स स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर। ये मेरे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई है दोस्तों। एक्स एंड वाई में रिलेशन आपको पता चल गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्स एंड वाई क्या है। ये एक्स एंड वाई पोजीशन बोल सकते हो अगर आप इनिशियल पॉइंट आपका ओरिजिन पे है तो आप एक्स एंड वाई को टी टाइम की पोजीशन बोल सकते हो। लेकिन अगर ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, अगर ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे नहीं मान रहे हो आप, तो फिर एक्स एंड वाई क्या है मेरे, फिर यहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगी दोस्तों। x की जगह डेल्टा x और y की जगह डेल्टा y आएगा, फिर उस केस में डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्यों लोगे? क्योंकि जरा ध्यान से देखिए हमने t कैसे निकाला। t हमने इसको नीचे लाए थे, तो नीचे लाए थे तो ये होना चाहिए xt माइनस 0 अपॉन वी नॉट कोस थीटा। इसका मतलब यहां पे माइनस 0 भी तो आएगा, इनिशियल पोजीशन भी तो आएगी। अब इनिशियल पोजीशन अगर 0 ना होती तो फिर यहां पे डिफरेंस लेते, डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा लिखते ना, यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा, और यहां पे भी डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा आना चाहिए था। सही है, उसका स्क्वायर आना चाहिए था, डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा का स्क्वायर आना चाहिए था। और इधर क्या आना चाहिए था, इधर वाई टी माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अब इनिशियल जरूरी तो नहीं है ओरिजिन पे हो, अगर कहीं और होती तो इसको फिर डेल्टा वाई लिखते। तो पॉइंट को समझिए, ये एक्स एंड वाई क्या है। अगर तो आप इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन पे ले रहे हो, इनिशियल लॉन्चिंग पॉइंट को आप ओरिजिन पे ले रहे हो, तो आप एक्स एंड वाई को क्या बोल सकते हो, एक्स एंड वाई को पोजीशन बोल सकते हो किसी भी टाइम टी पे, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट जहां से आप बॉल को लॉन्च कर रहे हो वो ओरिजिन के अलावा कुछ और पॉइंट होता, तो फिर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, और वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट होती। ज्यादा एक्यूरेट वर्ड यहां पे डिस्प्लेसमेंट है भाई। वाई में डिस्प्लेसमेंट है मेरी ये, एक्स में डिस्प्लेसमेंट है मेरी ये, ठीक है। अगर क्योंकि ओरिजिन पे ही आप इनिशियल पॉइंट ले रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे ध्यान से चलिएगा, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आई है बड़ी कमाल की इक्वेशन है दोस्तों। कैसे कमाल की इक्वेशन है उसको जरा देखते हैं, यहां से बहुत कुछ अपने को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा जरा देखिए। अगर मैं यहां से एनालाइज करके देखूं इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको मैं वी नॉट दे दूं, वी नॉट अगर दे दूं, आपको मैं थीटा दे दूं, आपको ओके वी नॉट एंड थीटा मैंने मान लीजिए आपको दे दिया है, ठीक है। और आपसे मैं पूछूं कि भाई मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी दे दूं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, और वाई कोऑर्डिनेट मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। मैंने बोला कि बॉल को मैं लॉन्च कर रहा हूं वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, किसी टाइम टी पे एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो यहां पे आ चुका है। आपसे मैं पूछ लो बताओ वाई क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, ये सारी चीजें यहां पे पुट कर दोगे, उससे आप वाई निकाल सकते हो, आप पोजीशन निकाल सकते हो अगर आपको एक भी पोजीशन पता है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये दे देता, सिर्फ मैं वी नॉट एंड थीटा दे देता कि किस वेलोसिटी से मैंने बॉल को लॉन्च किया है, कितने एंगल पे लॉन्च किया है, तो वो चीज अगर आप यहां पे पुट कर दे तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगी मेरे पास। मतलब वी नॉट और थीटा अगर पता है तो ये जो कर्व बनेगा इसकी एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगी मेरे पास। तो उस रिलेशन से क्या कर सकते हो, उस रिलेशन से आप इसका कर्व प्लॉट कर सकते हो, इसका ट्रेजेक्ट्री जो है उसको प्लॉट कर सकते हो दोस्तों। तो कोई भी पॉइंट अगर है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि वी नॉट की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो थीटा है वो मान लीजिए मेरे पास 60 डिग्री है, मैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे बॉल को लॉन्च कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, तो अगर उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अगर मैं देखूं तो वो बनेगी y इज इक्वल टू x tan 60 इज √3 माइनस 1/2 g को ले लो 10 x स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है जी, 10 स्क्वायर थीटा, तो ये 3 हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे 3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। 10x स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 3 माइनस हाफ g की जगह 10 कर दीजिए x स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर, सो x स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक्स एंड वाई की रिलेशन आ गई दोस्तों। यहां से आप क्या कर सकते हो, एक्स एंड वाई का कर्व प्लॉट कर सकते हो, ट्रेजेक्ट्री को प्लॉट कर सकते हो किस तरह का होगा, और अगर कोई भी एक एक्स में पोजीशन दे दी जाए तो वाई में भी पोजीशन आप बता सकते हो कि जहां पे एक्स की वैल्यू ये होगी तो वाई की वैल्यू वहां पे क्या होगी। आई होप आपको समझ आया कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, ये तो चलो खैर इंटरेस्टिंग था ही, ये बड़ी हेल्प करेगी आपकी बहुत सारी जगह पे, ठीक है। आप इसको याद रखना चाहते हो तो इसको वैसे याद रख सकते हो, तो इसको याद रखो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, यहां से डायरेक्टली भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो दोनों से, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है जरा देखिए। मान लीजिए मैं ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कोई पॉइंट दे दूं
कि भाई ये पॉइंट है x नोट कोमा वाई नोट, ये कोई ट्रेजेक्ट्री के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। x नोट कोमा वाई नोट अगर मैं पॉइंट दे दूं तो अगर वो x नोट एंड y नोट क्योंकि ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई। तो यहां पे y की जगह y नोट पुट कर दो और x की जगह x नोट पुट कर दो, क्योंकि x नोट y नोट पोजीशन है मेरे पास इस पॉइंट की, और पोजीशन ही मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है। तो आप क्या करोगे यहां पे, ये जो मेरा पॉइंट है इस पॉइंट को आप क्या कर दोगे, इस पॉइंट को यहां पे पुट कर दोगे। तो यहां पे जब पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा y नोट विल बी इक्वल टू, y की जगह y नोट पुट कर दो, इज इक्वल टू x नोट टेन थीटा, x नोट टेन थीटा माइनस हाफ g x नोट स्क्वायर अपॉन v नोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ g x नोट स्क्वायर अपॉन v नोट स्क्वायर। अब जरा देखिए x नोट y नोट अपने को दे रखा है, तो अगर मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा x नोट y नोट की तो मेरे पास टेन थीटा में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सोचिए x नोट y नोट की कोई वैल्यू दे दी है, ठीक है, v नोट भी आपको दे रखा है, ठीक है, तो v नोट की वैल्यू भी पुट कर दो, g की वैल्यू तो मैं 10 ले लेता हूं अपने आप, ठीक है, और x नोट y नोट की मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है आपको। तो जब आप वो x नोट y नोट की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टेन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मतलब वो कुछ इस तरह की बनेगी, मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा g x नोट स्क्वायर अपॉन 2v नोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस x नोट टेन थीटा प्लस y नोट प्लस g x नोट स्क्वायर अपॉन 2v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें मैं इसको a बोल देता हूं, a टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं b बोल देता हूं, माइनस x नोट को b बोल देता हूं, b टेन थीटा, और इसको मैं c बोल देता हूं। तो आप देख सकते हो कि अगर x नोट y नोट दे दिया जाए और v नोट दे दिया जाए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉसिबल केसेस बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही ना एग्जिस्ट करे, मुझे तो थीटा चाहिए, मुझे थीटा चाहिए भाई। x नोट y नोट अगर आपको दे दिए गए हैं, आपको v नोट दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि भाई मैं कितने एंगल पे बॉल को लॉन्च करूं कि बॉल जो है वो इस पॉइंट से पास हो जाए, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, वो x नोट y नोट आप यहां पे पुट कर दोगे। x नोट y नोट पुट करने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन पॉसिबल केस हैं। कौन कौन से तीन पॉसिबल केस हैं? पहला केस है कि टेन थीटा जो है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा लेस देन 0 आ जाए। दूसरा केस बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 आ जाए। और तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, बताओ, ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो अगर तो लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस एंगल पे अगर आप वी नोट वेलोसिटी से लॉन्च करोगे तो बॉल जो है इस पॉइंट से पास हो जाए। ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मेरा ये वाला केस आ गया, तो अगर मान लीजिए ये वाला केस आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 हो जाए, तो इन दैट केस यूनिक एंगल बनेगा। थीटा की केवल एक वैल्यू आएगी, टेन थीटा की वैल्यू यहां पे एक निकल के आएगी, तो इसका मतलब थीटा की भी एक वैल्यू आएगी ना। तो यहां से थीटा की केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जिसपे अगर आप लॉन्च करोगे तो उस पॉइंट से पास होगा। और अगर ये वाला केस आ गया दोस्तों, तो इस केस में क्या होगा बताओ जरा। इस केस में फिर थीटा की दो वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेंगी जिसपे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो वो इस पॉइंट से बॉल जो है पास होगी। दो एंगल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि यहां से हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, यहां से हम क्या बोल सकते हैं। तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये रिलेशन, जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं दोबारा से आपको सेम चीज को एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक बॉल है जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। और यहां पे ये थीटा है और वी नोट की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड से, और आपको कोई पॉइंट दे रखा है, 2,2। सोचिए ये पॉइंट दे रखा है 2,2। मैं चाह रहा हूं कि बॉल जो है वो इस पॉइंट से पास हो। कोई पॉइंट है, मैं चाह रहा हूं कि बॉल इस पॉइंट से पास हो। अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इस ट्रेजेक्टरी पे है कि नहीं। ट्रेजेक्टरी सोचिए बना ही नहीं रखी आपको, या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ बॉल को लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से कुछ थीटा एंगल पे। आप चाह रहे हो कि बॉल जो है वो इस P पॉइंट से पास हो जाए।
तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे जरा देखिए, आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है उसमें y की जगह पे, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे ले रहे हो ना, तो y मेरा पोजीशन को ही दिखाएगा। अगर ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ना होता तो फिर ये डेल्टा y होता। फिर हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि यहां से यहां तक क्या x में कितना डिस्प्लेस हुआ है और y में कितना डिस्प्लेस हुआ है। आइडियली तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही देखनी चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि आप ओरिजिन से देख रहे हो तो आप पोजीशन को भी देख सकते हो। तो x में पोजीशन क्या है इस पॉइंट की 2 और y में भी क्या है 2, तो यहां पे y की जगह 2 पुट कर दो और x की जगह 2 पुट कर दो। अगर ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम डिस्प्लेसमेंट देखते कि x में कितना गया है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट क्या होता, ये पॉइंट 1,-1 होता, तो डेल्टा x क्या होता है, x में कितना डिस्प्लेस हुआ बताइए। 1 से आप 2 पे आ रहे हो तो x में मेरा 1 डिस्प्लेस हुआ है, और डेल्टा y कितना हुआ, -1 से 2 पे आए हो तो 3 होता। तो उस केस में y की जगह डेल्टा y करते और x की जगह डेल्टा x करते, अगर ये इनिशियल पॉइंट मेरा ओरिजिन ना होता तो। बट चलिए मान लीजिए कि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं, इनिशियल मेरा जो पॉइंट है वो 0, 0 है और मैं चाह रहा हूं कि बॉल जो है वो इस पॉइंट से पास हो। आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पे y की जगह पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये y, और y में कितना डिस्प्लेस हुआ है 2 और x में भी 2 डिस्प्लेस हुआ है, तो यहां पे पुट कर दो भाई। तो ये बन जाएगा 2 = 2 tan थीटा माइनस g की वैल्यू 10 ले लो भाई, तो ये बन गया 5/10/2 इज 5, 5 अपॉन नीचे क्या है v0 स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा ये x स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा ना, x की जगह 2 पुट कर दो ना, तो 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस हाफ 10/2, 25 नीचे आ गया और 4 ऊपर आ गया। एक बार देख लीजिए भाई, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों। अगर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का मुझे निकालना है कितने एंगल पे मैं लॉन्च करूं बॉल को, तो यहां से आप ये लिख सकते हो, और यहां से अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 5, 5, 25, ये आपका 5 पे गया और 5, 5, 25, ठीक है। तो जरा देखिए बन गया 2 = 2 tan थीटा माइनस 0.8 tan स्क्वायर थीटा माइनस 0.8। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 0.8 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 2.8 = 0। एक बार चेक कर लें भाई मैंने सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। अब यहां से देखो b² - 4ac करके देखो, b² मतलब 4 माइनस 4ac 0.8 एंड c की वैल्यू 2.8। अब ये देखो क्या है, ये वैल्यू जो है ये तो लेस देन 0 आएगी भाई, ये तो लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब इस पॉइंट से ये किसी भी एंगल पे आप बॉल को लॉन्च करो, अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से लॉन्च कर रहे हो तो बॉल जो है वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगी नहीं, इस पॉइंट से पास होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखो आपके पास एक बार ये पॉइंट पता चला है किस पॉइंट से आप पास कराना चाहते हो बॉल को, तो वो पॉइंट आप यहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में पुट कर दो, उससे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉसिबल केसेस हैं, अगर तो ये लेस आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, इसका मतलब tan थीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो थीटा की भी कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, जिस पे अगर आप लॉन्च करोगे तो बॉल जो है इस पॉइंट से पास हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि थीटा की केवल एक वैल्यू आए, अगर b² - 4ac 0 हो गया तो थीटा की केवल एक वैल्यू आएगी, जिस पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो वो उस पॉइंट से पास हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि थीटा की दो वैल्यू आ जाए, ठीक है। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस क्या है, सुनिए इंटरेस्टिंग केस क्या है वो जरा सुनिएगा। इंटरेस्टिंग केस यहां पे क्या बनता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग केस ये है कि अगर आप ट्रेजेक्ट्री कोई दे दे, आपको अगर कोई ट्रेजेक्ट्री दे दे कि भाई मैंने बॉल को लॉन्च किया है और बॉल जो है वो ऐसे गई है, और मैंने क्या किया, मैंने कुछ थीटा अननोन एंगल था, v0 आपको दे रखा है मान लीजिए, और ये मेरी ट्रेजेक्ट्री बन रही है, आपको ट्रेजेक्ट्री दे दी है, और आपको उसी ट्रेजेक्ट्री पे कोई पॉइंट दे दे कि भाई ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कोई पॉइंट है x0, y0। मुझे बताना है कि थीटा की वैल्यू मैं क्या लूं कि बॉल मेरी इस पॉइंट से पास हो जाए। एक बात तो श्योर है, ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक थीटा तो यही हो गया, ठीक है, एक थीटा तो यही हो गया जिससे आपने लॉन्च किया है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, ये दे दिया है क्वेश्चन में आपको कि भाई x0 y0 ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, हमने ऐसे एंगल पे फेंका है कि x0 y0 ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है
तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 वाला केस तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये ट्रेजेक्टरी के ऊपर लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो फिर यहां पे दो पॉसिबल केस बनेंगे। क्या दो पॉसिबल केस बनेंगे? या तो यूनिक एंगल एक निकल के आएगा, एक थीटा निकल के आएगा जिस पे लॉन्च करोगे तो इस पॉइंट से पास होगा, या फिर दो एंगल निकल के आएंगे, दो पॉसिबल एंगल निकल के आएंगे। जिस एंगल पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो बॉल जो है वो इस पॉइंट से पास होगी। ऐसे दो एंगल पॉसिबल है फिर, ठीक है, एक θ1 और एक आपका θ2। ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि x0 y0 लाइज ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल। बॉल की ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा है, ये पहले गिवन है। लाई कर रहा है तो वो पहले वाला जो केस था जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, वो तो केस ही खत्म हो गया ना भाई। अब तो यहां पे केवल दो ही केस बनते हैं, या तो एक ही एंगल एग्जिस्ट करेगा या फिर दो पॉसिबल एंगल एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग केस है यहां पे। क्या? कोई भी अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे, आगे चल के मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आप लिख लो इस पॉइंट को। अगर कोई भी आप ट्रेजेक्टरी देख रहे हो बॉल की, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप देख रहे हो, ये मेरी ट्रेजेक्टरी है मान लीजिए, इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे ऐसे, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस पॉइंट से बॉल अगर आप पास कराना चाहते हो तो केवल एक ही एंगल की जरूरत पड़ेगी आपको, दो एंगल पॉसिबल ही नहीं होंगे। इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट से बॉल केवल एक ही एंगल पे लॉन्च करोगे तभी पास होगी। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर, ठीक है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ट्रेजेक्टरी के ऊपर, वो सारे पॉइंट्स जो हैं उनके लिए दो पॉसिबल एंगल एग्जिस्ट करेंगे। बट एक पॉइंट, ऑलवेज एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिससे अगर आप चाहते हो कि बॉल पास हो तो उसके लिए केवल एक एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, दो एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप बोलोगे सर अगर वो पॉइंट निकालना हो हमें कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिस पे केवल एक एंगल से अगर आप बॉल को लॉन्च कर रहे हो तो ही बॉल जो है उस पॉइंट से पास होगी, बाकी किसी एंगल से लॉन्च करोगे तो उस पॉइंट से पास नहीं होगी बॉल। और अगर वो पॉइंट निकालना हो तो निकाल सकते हो। हर एक ट्रेजेक्टरी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा, हर एक ट्रेजेक्टरी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे अगर आपको बॉल पहुंचानी है तो केवल एक एंगल पे लॉन्च करनी पड़ेगी, दो पॉसिबल एंगल उस केस में नहीं होंगे। वो पॉइंट निकालें कैसे? एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलिए जरा देखिए। आपको मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन ये है कि भाई मान लीजिए मेरे पास जो है ये एक्स कैप है, ये मेरी वाई कैप है, बॉल को मैं लॉन्च कर रहा हूं यहां से, ये ओरिजिन पॉइंट ले लो, और मैंने क्या किया, मैंने 60 डिग्री पे बॉल को लॉन्च किया है और 5 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया है। तो ये मेरे पास ट्रेजेक्टरी आ गई। अब इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर कोई भी पॉइंट देखोगे, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए दो एंगल मेरे को काफी है। दो एंगल से ऐसा है कि जैसे आपको यहां पे पहुंचना है तो एक तो 60 डिग्री से पहुंच ही रहे हो, और एक और पॉसिबल एंगल होगा जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो बॉल जो है वो आपकी इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक और डिफरेंट एंगल भी उनके लिए एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप चाहते हो कि बॉल यहां पे मिले आपको, तो यहां पे मिले तो एक तो 60 डिग्री पे मिल रही है, और एक और ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पे अगर 5 मीटर पर सेकंड से इसको लॉन्च करोगे तो बॉल यहां पे आपको मिल जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर जहां पे पहुंचने के लिए, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे पहुंचने के लिए आपको केवल 60 डिग्री ही एंगल चाहिए। बाकी किसी एंगल पे पहुंचोगे तो उस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच सकते हो। इकलौता एक ऐसा पॉइंट जरूर इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जिस पॉइंट पे अगर बॉल को पहुंचाना चाहते हो तो केवल और केवल 60 डिग्री पे ही फेंकना पड़ेगा आपको। बाकी किसी पॉइंट पे, बाकी किसी एंगल से अगर 5 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो उस पॉइंट पे कभी भी अचीव नहीं, उस पॉइंट पे कभी भी रीच नहीं कर पाओगे आप। अब वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें? सोचिए वो पॉइंट x0, y0 है। अब इस पॉइंट को निकालें कैसे? तो देखो ये जो पॉइंट है, एक तो इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और एक किसको सेटिस्फाई करेगा, एक यहां से जो इक्वेशन बनेगी tan थीटा में, tan थीटा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि tan थीटा की केवल एक वैल्यू पे यहां पे पहुंच सकते हो आप, तो tan थीटा में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 1 होगा। तो पहले काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालोगे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो, और ओरिजिन आप ले रहे हो ये पॉइंट को, तो एक्स एंड वाई को चाहे पोजीशन बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। तो अब बताओ अगर मैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखूं इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x tan 60, ठीक है, माइनस यहां पे क्या बन जाएगा, g की वैल्यू 10 ले लो तो 10/50, तो 1/5 x स्क्वायर, और ऊपर यहां पे 3 आ गया,
तो 3/5x² हो गया, माइनस, बोलिए, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, ये g की वैल्यू 10 ले लो और ये 50, 1/5 माइनस 1/5x²। ये मेरे पास जो है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई दोस्तों, ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो अब जरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा x√3 माइनस ये बन जाएगा 0.8x²। ये मेरे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई है दोस्तों, सही है, ये इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री पे तो लाई करेगा ही, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सो y0 इक्वल टू x0√3 माइनस 0.8x02, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो ये एक इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन कहां से आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पे अगर आप बॉल को पहुंचाना चाहते हो तो थीटा की केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज 60 डिग्री। अगर 5 मीटर पर सेकंड से बॉल को लॉन्च कर रहे हो तो थीटा की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है tan थीटा में, उसका केवल एक आंसर आना चाहिए, ठीक है, यूनिक आंसर आना चाहिए, सिंगल, ठीक है, तभी इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे। तो एक आंसर के लिए b² - 4ac क्या होना चाहिए, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें b² - 4ac क्या होना चाहिए, 0। तो अगर मैं यहां से b² - 4ac करूंगा तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको बराबर के इधर ले आता हूं, तो बन जाएगा gx² अपॉन 2v02 tan² थीटा माइनस x tan थीटा प्लस y प्लस gx² अपॉन 2v02। सही है भाई, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें b² - 4ac कर दो, तो b² - 4ac करोगे तो x² - 4 टाइम्स ऑफ a की जगह पे gx² अपॉन 2v02 4a इंटू c की वैल्यू है 5 प्लस gx² अपॉन 2v02 इज इक्वल टू 0 कर दो भाई। यहां से x² कॉमन ले लो और उसको 0 के बराबर के इधर ले जाओ, तो यहां पे x² कॉमन लोगे तो 1 रह जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई दोस्तों। यहां से y और x की रिलेशन आ जाएगी, इस 1 को उधर ले जाओ या इस टर्म को इधर ले जाओ, तो यहां से क्या बन गया, y प्लस g की जगह पे यहां पे 10 रख दो, v की जगह पे 5 रख दो, तो ये बन जाएगा x² अपॉन 5 y प्लस x² अपॉन 5 इज इक्वल टू ये कितना बनेगा बताओ, 40 डिवाइड बाई 50, 40 डिवाइड बाई 50 करोगे तो 0.8 आएगा, तो 1/0.8 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए भाई, यहां से जो रिलेशन आएगी वो ये निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो x0 को y0 है वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं x की जगह पे x0 और y की जगह y0 कर दूंगा, क्यों सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज ये जो x0 y0 है वो tan थीटा की केवल एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब b² - 4ac को सेटिस्फाई करेगा भाई। b² - 4ac मेरा 0 है, समझ रहे हो, b² - 4ac इक्वल टू 0, tan थीटा की केवल एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो b² - 4ac 0 होगा, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ट्रेजेक्ट्री के ऊपर भी लाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या बन गई बताओ जरा, y0 प्लस 0.2x02 इज इक्वल टू 1/0.8। बस कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई। अब ये दो इक्वेशन आ गई है मेरे ख्याल से, अब यहां से आप x0 एंड y0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वो यूनिक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट से ट्रेजेक्ट्री जो है, मतलब बॉल जो है वो केवल इसी केस में, इसी एंगल पे पास होगी। आई होप आपको समझ आया। आगे चल के मैं इसके और इजी मेथड भी बताऊंगा, सेम क्वेश्चन को सोल्व करने के एक और तरीके भी हैं, ठीक है, वो आगे चल के आप सीखोगे। बट मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है, कि कैसे हम ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है उसका सहारा लेते हैं और उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है, ये मेरे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आई है दोस्तों, और यहां से कंक्लूजन क्या निकाला मैंने बोला कि ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हर एक पॉइंट जो है, कोई भी ट्रेजेक्ट्री ले लो आप, कोई भी ट्रेजेक्ट्री ले लो, मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल पे और कुछ वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो उससे मेरे पास ट्रेजेक्ट्री आ गई। इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट, केवल एक पॉइंट को छोड़ दो बस, सारे के सारे पॉइंट, मैं बार बार वो एक पॉइंट को नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना कि एक पॉइंट ऐसा होगा जो केवल और केवल एक ही एंगल पे जाएगा, एक एंगल पे, और v0 वेलोसिटी से लॉन्च करोगे तभी अचीव हो सकता है। बाकी जितने भी सारे पॉइंट हैं वो थीटा पे तो अचीव हो ही रहे हैं क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है वो पॉइंट, बाकी एक और एंगल भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब दो पॉसिबल एंगल ऐसे होंगे जिनसे आप उस पॉइंट को अचीव कर सकते हो, जिससे आप उस पॉइंट पे बॉल को पहुंचा सकते हो। ये हमें पता चला कहां से, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर सोचिए इस पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो थीटा एंगल पे, तो दूसरा एंगल ना होगा 90 माइनस थीटा। नहीं भाई, ये सही नहीं है।
अगर इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको दो एंगल मिल रहे हैं जिससे आप बॉल को यहां पहुंचा सकते हो, एक तो एंगल थीटा है क्योंकि थीटा की ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रही है, और एक और एंगल आपको निकालना है, तो आप उसको 90 माइनस थीटा मत कर देना। क्यों मत कर देना? क्योंकि थीटा एंड 90 माइनस थीटा की रिलेशन केवल तब वैलिड है जब आप यहां पे पहुंचना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। अगर आप सेम रेंज अचीव करना चाहते हो तो सेम रेंज अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर थीटा पे लॉन्च कर रहे हो, इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो थीटा पे लॉन्च करने से, अब और इसी पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो एक और एंगल भी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा की रिलेशन तो तब वैलिड है जब आप सेम लेवल पे देख रहे हो पॉइंट को, ठीक है। जब आपका ये वाला पॉइंट जो है वो सेम लेवल पे हो, जिस लेवल पे बॉल को लॉन्च किया उसी लेवल पे अगर आप बॉल को लैंड करवा रहे हो और उस पॉइंट को देखना चाह रहे हो कि बॉल यहां पे लैंड करे, तो उसके लिए अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। बट अगर कोई और पॉइंट देख रहे हो, जैसे ये पॉइंट देख लिया या ये पॉइंट देख लिया, उसके लिए ये रिलेशन नहीं लगेगी भाई, ठीक है। उसके लिए आपको एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया, भाई इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे आप बॉल को पहुंचाना चाहते हो, एंगल बताओ कितने एंगल, कौन से एंगल पे मैं लॉन्च करूं, वी नोट की वैल्यू आपको दे दी है, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर दो, वाई की जगह वाई नोट पुट कर दो, और टेन थीटा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी और वहां से टेन थीटा निकाल लो भाई, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि टेन थीटा की कौन कौन सी वैल्यू से आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। क्योंकि ये पॉइंट ट्रेजेक्टरी के ऊपर लाई कर रहा है, तो दो केस बन सकते हैं, या फिर एक मतलब दो एंगल पॉसिबल है जिससे आप इस पे पहुंच पाओगे, या फिर अगर ये यूनिक वाला पॉइंट हो गया, जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर ये वही वाला पॉइंट हो गया तो थीटा की केवल एक वैल्यू से आप यहां पे पहुंच पाओगे। नो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो पॉसिबल आंसर वाला केस बनेगा ही नहीं यहां पे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ट्रेजेक्टरी के ऊपर लाई कर रहा है, ये दे दिया कि ये ट्रेजेक्टरी के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। अगर लाई कर रहा है तो फिर या तो दो पॉसिबल एंगल होंगे जिस पे लॉन्च करोगे तो पहुंच पाओगे, या फिर एक एंगल होगा जिससे लॉन्च करोगे तो पहुंच पाओगे। हालांकि जो एक एंगल जिस पे आप लॉन्च करते हो तो पहुंच पाओगे, वो वाला केस जो है वो बहुत ही कम केसेस में है, वो केवल एक ही, वो यूनिक ही पॉइंट होता है। वो आप पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रेजेक्टरी के ऊपर के इकलौता एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे पहुंचने के लिए एक एंगल चाहिए, बाकी जितने भी सारे पॉइंट हैं ट्रेजेक्टरी के ऊपर, उन सब पे पहुंचने के लिए दो एंगल काफी है। एक तो खुद का एंगल जिस पे वो ट्रेजेक्टरी बनी है वो, और एक और पॉसिबल एंगल होगा, और उनकी जो रिलेशन है वो थीटा एंड 90 माइनस थीटा की नहीं होगी। याद रखिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा की रिलेशन कब वैलिड होगी बताओ? जब आप सेम लेवल पे देख रहे हो, सेम लेवल पे पॉइंट को देख रहे हो, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर एक थीटा से पहुंच रहे हो तो दूसरा फिर 90 माइनस थीटा पे आएगा। आई होप आपको ये समझ आया। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर इस थीटा एंड 90 माइनस थीटा वाले केस पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है, उसमें हम मिलते हैं। पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो चलिए एक्सपेरिमेंट सेटअप में आपसे मुलाकात होगी, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जरा अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको सेटअप बता देता हूँ कि किस तरह का सेटअप है और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये टाइमर है हमारा, जो टाइम को, फ्लाइट टाइम को मेजर करेगा। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है, जो लॉन्च, जिससे हम लॉन्च करेंगे बॉल को, और डिफरेंट एंगल पे हम लॉन्च करेंगे। बट मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा लेवल सेम है, अगर एक ही लेवल पे हम लोग हैं, तो उस लेवल पे सेम अगर रखते हैं तो हम दो एंगल ऐसे होंगे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, जिस पे हम अगर लॉन्च करेंगे तो सेम जगह पे आप जो है, आपकी बॉल जो है वो लैंड करेगी। ये हमने ऑलरेडी देखा था, तो उसी को हम परफॉर्म करेंगे। तो एक मैंने दो एंगल सेट किए हैं, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो पहले हम 60 डिग्री पे लॉन्च करेंगे और जहाँ पे ये लैंड कर रहा है उस लोकेशन को हम लोग देखेंगे, और फिर हम 30 डिग्री करेंगे और जहाँ पे लैंड कर रहा है उस लोकेशन को देखेंगे। देखते हैं कि भाई सेम जगह पे लैंड होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर आएगा, सेम जगह पे लैंड नहीं होगा। उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण क्या है, जो हमारा ये बेंच है, इस बेंच की हाइट पे ये बॉल नहीं है। ध्यान से देखिए, क्योंकि बॉल जो लैंड करेगी तो बेंच पे लैंड करेगी, और जो हाइट है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस हाइट से थोड़ा नीचे है बॉल, ठीक है। इवन अगर आप लॉन्च भी करोगे तो थोड़ा बहुत ये बॉल ऊपर भी आएगी, तब भी थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब सेम लेवल जो है वो नहीं है। दूसरा, और भी कई तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे। एयर ड्रैग अलग अलग हो सकता है। दूसरा, इसमें स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की वजह से वेलोसिटी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है। स्प्रिंग इलोंगेट कंप्रेस होता है तो उससे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इसमें कई तरह के एरर हैं, तो थोड़ा बहुत हम बैंड लेके चलेंगे। जहां पे लैंड करेगी बॉल
वहां पे हम थोड़ा सा बैंड रख देंगे कि भाई इतने बैंड में लैंड करना चाहिए, एरर थोड़ा बहुत हमारे पास एक बैंड आ जाए, सो दैट उस बैंड में अगर एरर लैंड कर रही है बॉल 30 डिग्री वाले केस में और 60 डिग्री वाले केस में भी, तो हम मान के चलेंगे कि भाई इसका मतलब सही लोकेशन पे बॉल लैंड कर रही है, दो एंगल पे, दो डिफरेंट एंगल पे सेम जगह पे बॉल लैंड कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो दोनों ही केस में ऑलमोस्ट सेम होगी, बिकॉज हम स्प्रिंग को उतना ही इलोंगेट कर रहे हैं, उतना ही कंप्रेस कर रहे हैं, और फिर हम इसको छोड़ेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्पीड मेरी जो है दोनों ही केस में सेम रहेगी, थोड़ा बहुत स्पीड में भी एरर जरूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको जरा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं 60 डिग्री के लिए इस पे फायर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा एंगल जो है वो 60 डिग्री पे है। तो चलिए अब जरा इसको फायर करते हैं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो इसको लॉन्च करते हैं पहले। तो मैं जरा टाइमर को ऑन कर देता हूँ सो दैट आप जो है फ्लाइट टाइम को भी आप देख सको, ठीक है। तो फिलहाल मैंने टाइमर को ऑन नहीं किया था, तो मैं जरा टाइमर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ टाइमर में मिली सेकेंड है, ये आपका सेकेंड है, ये मिनट है। तो हम सेकेंड एंड मिली सेकेंड तक ही रहेंगे, देखना आप, या ज़्यादा मिनट तक चले जाएंगे। फ्लाइट टाइम हालांकि मिली सेकेंड में ही आएगा, ठीक है, फ्लाइट टाइम तो मिली सेकेंड में ही आएगा। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं चाहूँगा कि सुनील भी एक बार आए। तो सुनील जो हमारे कैमरामैन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे बैंड जहाँ पे बॉल लैंड करेगी उसमें एक थोड़ा पेन से रख देंगे, एक बैंड सा बना देंगे, सो दैट जब हम इसको एक एंगल को चेंज करें तो बॉल जो है वो फिर से उसी बैंड में लैंड करे। थोड़ा उसे एक एरर बैंड हमारे पास रहेगा उससे, ठीक है। तो चलिए एक बार जरा मैं जैसा इसको लॉन्च करता हूँ। तो सुनील आप रेडी है? टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे बॉल लैंड करेगी वो उस जगह से आप उस जगह पे पेन को आपको रखना है, ठीक है। तो रेडी, मैं करूँ लॉन्च? रेडी? ओके। तो यहाँ पे बॉल जो थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लैंड की है, ठीक है, इस जगह पे लैंड की है। थोड़ा बहुत ये एंगल वेरी होता रहता है, ठीक है। तो अब जरा एक काम करते हैं, ये मैंने 60 डिग्री पे लॉन्च किया है दोस्तों। अब एंगल को चेंज करते हैं और 30 डिग्री पे करते हैं, और 30 डिग्री पे देखते हैं कि बॉल जो है वो कहाँ लैंड करती है, ठीक है। तो चलिए अब जरा एंगल 30 डिग्री पे इसको सेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अब मैंने एंगल को 30 डिग्री सेट कर दिया है। तो फिर से मैं जरा बॉल को जरा इसमें डाल देता हूँ। ओके, तो मैं रेडी हूँ दोस्तों फिर से लॉन्च करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं कि इस बार जब लॉन्च करेंगे तो क्या उसी बैंड में लैंड कर रही है कि नहीं कर रही है बॉल। थोड़ा बहुत जब इसको हमने ऊपर उठाया है तो ऑब्वियसली इसकी हाइट थोड़ी सी बदल गई है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत एरर आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं। ओके, मतलब जो हमने बैंड सेट किया था ऑलमोस्ट वो उसी में बिल्कुल उसको हिट किया है, जहाँ पे वो पेन रखा था बिल्कुल उसी पॉइंट को हिट किया है। और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा मिडिल में किया था, उससे अब हल्का सा आगे किया है। वो हल्का सा आगे इसलिए हुआ बिकॉज उसकी हाइट बदल गई है। जैसे ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा है, वो बॉल थोड़ा सा चेंज हो गई, उसकी हाइट, लॉन्चिंग हाइट चेंज हो गई है। दूसरा, कई बार ये हिल जाता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर भी वाइब्रेशंस होते हैं जब ये फायर होता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे एयर ड्रैग ना होता तो सब कुछ सेम आता, ठीक है। एंड टाइमर हमारा जो था वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब हम टाइमर से भी अब हम देखेंगे कि 60 डिग्री वाला जो हमने लॉन्च किया है उस टाइम लॉन्चिंग इंस्टेंट क्या था और लैंडिंग इंस्टेंट क्या था, उससे हम फ्लाइट टाइम निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही 30 डिग्री वाले केस में हम देखेंगे कि लॉन्चिंग इंस्टेंट क्या था और लैंडिंग इंस्टेंट क्या था, तो उससे दोनों के डिफरेंस से हम फ्लाइट टाइम निकाल लेंगे। और फ्लाइट टाइम अगर हमारे पास आ गया है तो हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या आएगी। तो दोनों ही केस में वेलोसिटी मेरी सेम आनी चाहिए। तो चलिए अब जरा बोर्ड पे चलेंगे और वेलोसिटी को जो है हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वेलोसिटी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा और हमने देखा कि भाई जब हम सेम लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं, लैंड भी सेम लेवल पे हो रहा है, तो दो डिफरेंट एंगल होंगे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, जिस पे आपकी बॉल जो है वो लॉन्च अगर करते हो सेम वेलोसिटी से तो वो सेम पॉइंट पे ही मतलब लैंड करेगी। ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा। हालांकि थोड़ा बहुत एरर जरूर था इसमें, सेम लोकेशन पे नहीं लैंड कर रही है। वो एरर मैंने बता दिया कि क्यों आया है।
लेकिन यहाँ से मेरे पास कुछ इंस्टेंट्स हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख भी पाओगे इनके साथ साथ। तो मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, इस जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि क्या वेलोसिटी है। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली अलग अलग आएगी क्योंकि हमने जो डेटा लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, उसका कारण अभी आपको समझ आ जाएगा। जरा देखिए, तो सबसे पहला मैं 60 डिग्री के लिए लॉन्चिंग के लिए निकाल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 60 डिग्री के लिए लॉन्च किया, जरा आप देखिएगा। तो 60 डिग्री पे ये कुछ इस तरह का गया था, ठीक है, ये 60 डिग्री था भाई। V0 की जो मेरी जो एंगल था वो 60 डिग्री का था, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हमने जो लॉन्चिंग इंस्टेंट था, ये जो इंस्टेंट है ये हमने 2 इंस्टेंट में आपको दे रहा हूं क्योंकि हमें उनमें गैप बहुत ज्यादा है। जो पहली फ्रेम है और अगली फ्रेम है, तो उन दोनों फ्रेम के बीच बहुत ज्यादा गैप है। पहली जो फ्रेम है वो हमने ली है 43 सेकेंड एंड 560 मिली सेकेंड, 43.560 इतने सेकेंड पे है। तो इस सेकेंड पे आपने देखा होगा कि बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल लॉन्चर के अंदर ही है, लेकिन अगला जो इंस्टेंट मैं ले रहा हूं वो है 43 सेकेंड एंड 725 सेकेंड। इस इंस्टेंट पे अगर आप बॉल को देखोगे तो लॉन्चर से जस्ट निकली है, वो थोड़ा ब्लरी नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीनशॉट में। तो दिक्कत यहां पे क्या आ रही है, दिक्कत यहां पे आ रही है कि एग्जैक्ट आपको इंस्टेंट नहीं पता चल रहा क्योंकि इनमें गैप भी बहुत ज्यादा है। देखो 560 से 725 के अराउंड, 726 या 725, ठीक है। तो आप सोचिए आपके पास अच्छा खासा गैप है इन पॉइंट्स के बीच में, काफी मिली सेकंड का गैप आ गया। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का कोई एवरेज सा ले लेते हैं, कोई बीच का ले लेते हैं। जाएगा 43.642 सेकेंड। ये मेरा मान लीजिए लॉन्चिंग इंस्टेंट है। आपने 2 स्क्रीनशॉट देखे होंगे, दोनों का मैंने एवरेज ले लिया है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लॉन्चिंग इंस्टेंट मिल नहीं रहा था, जो हमारी फ्रेम्स थी वो सही नहीं आ रही थी, ठीक है। फिर आइए लैंडिंग इंस्टेंट, जहां पे लैंड किया है। तो जहां पे लैंड किया है वो जो इंस्टेंट है वो है 44.460 सेकेंड। ये ऑलमोस्ट इतना ही है दोस्तों, ठीक है। इससे आगे पीछे वाली फ्रेम जो है वो बिल्कुल सही रीड नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमने इसको ऑलमोस्ट उतना ही ले लिया। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का अगर मैं टाइम का गैप देखूं तो मैं जरा टाइम का डिफरेंस निकाल लेता हूं कि कितना मिली सेकेंड का डिफरेंस है। ये है मेरे पास ऑलमोस्ट 818। तो जो पूरा जो फ्लाइट टाइम आया है दोस्तों, TR की वैल्यू लिख देता हूं मैं। TR जो है वो है 818 या 0.818 सेकेंड। ऑलमोस्ट ये मेरे पास फ्लाइट टाइम आ गया है। तो अगर मैं फ्लाइट टाइम का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूं, फ्लाइट टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ, अगर सेम लेवल पे है तो ये होता है 2V0 sin थीटा अपॉन g। तो यहां से मैं V0 की वैल्यू निकाल सकता हूं दोस्तों, 0.818 इंटू 9.81, मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.81 ही ले रहा हूं ऑलमोस्ट, ठीक है, डिवाइड बाई 2 एंड साइन ऑफ 60। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं आपके सामने तो ये बनेगा 0.818 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन 60। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं दोस्तों तो ये बनता है 4.63 मीटर पर सेकेंड। 4.63 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट इतना बन रहा है ये। हालांकि इसमें एरर है, आप क्योंकि एग्जैक्ट नहीं देख पा रहे हो तो इसलिए इसमें एरर है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। अब जरा दूसरे केस में देखते हैं, जब 30 डिग्री वाले केस में देखें। तो 30 डिग्री वाले केस में अगर आप स्क्रीनशॉट देखो तो 30 डिग्री वाले केस को भी हमने यहां पे देखा हुआ है, या यहीं पे मैं बना देता हूं। 30 डिग्री वाले में थोड़ा सा, हालांकि सेम पॉइंट पे नहीं आया, बट रफली ये मैं मान सकता हूं कि उतने पे ही होगा। तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नजर आएगा। चलो मैं यहां पे अलग से दिखा देता हूं इसको। तो ये है मेरा V0 और ये है मेरा 30 डिग्री, और ये इंस्टेंट और ये इंस्टेंट जरा देखते हैं क्या आए हैं हमारे पास। तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो 2 मिनट 19 सेकेंड एंड 595, 2 मिनट 19 सेकेंड एंड 595, ये मेरा लॉन्चिंग इंस्टेंट है। और लैंडिंग जो है वो है 2 मिनट 20 सेकेंड एंड 108 मिली सेकेंड, ये मेरा लैंडिंग इंस्टेंट है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मतलब वेलोसिटी जरा निकाल के देखते हैं क्या आ रही है, ठीक है। जरा डिफरेंस देख लेते हैं पहले इसका कि डिफरेंस क्या होगा। तो मैं जरा डिफरेंस देख लेता हूं, 595 करेंगे तो 405 मिली सेकेंड तो ये हो गया, और उसमें
108 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 513 मिली सेकेंड। तो एक तो आप ये देखिए कि जो आपका ये जो टाइम है फ्लाइट टाइम, पहले 818 था मिली सेकेंड में या 0.818 था, यहां पे अब 0.513 आया, कम हो गया। कम होना भी चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई जो फ्लाइट टाइम है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। जो छोटे वाला पाथ है उसका फ्लाइट टाइम भी कम होगा। वेलोसिटी सेम है दोनों में, देखते हैं वेलोसिटी सेम आती कि नहीं आती। वैसे वेलोसिटी सेम आएगी भी नहीं, एरर जरूर आएगा आपका। और एरर भी आप देखना, मैं एरर को भी अगर आप देखूं तो इसका 10% एरर ले लेता हूं, तो ±10% अगर मैं करूंगा तो आप देख लो, ये इसमें से 0.46 माइनस प्लस करके देख लो, इतना एरर आपको रहेगा। चलिए जरा देखते हैं भाई। तो यहां से वेलोसिटी को अगर मैं निकालूंगा तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास टाइम है 0.513 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ sin 30। sin 30 हाफ होता है, तो कट ही गया मेरा, ठीक है। तो 0.981 को 0.513 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 9.81 इंटू 0.513, ये जो वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 5 आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा बन रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए यहां से वैल्यू अलग आई है, यहां से वैल्यू अलग आई है, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज जो इंस्टेंट है वो आपके थोड़े बहुत उनमें एरर है। तो 10% का अगर आप एरर लेके चलते हो तो मेरे ख्याल से आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो इसलिए एरर हमेशा रहता है रीडिंग में, ठीक है। आपको इतना एरर तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप जो है इस चीज को देखोगे। दूसरी बात, हमने जब दूसरे टाइम जो लॉन्च किया था उसमें हाइट, जो लॉन्चिंग हाइट थी वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं कर रहे हो ये चीज, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वैक्यूम के अंदर और बिल्कुल एग्जैक्ट करते हो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और मैक्सिमम एंगल के लिए भी, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं कि भाई देखते, चेक करते हैं, जैसे आपने 30 के लिए देखा है, 60 के लिए देखा, और उनमें आपको रेंज का रफ आइडिया मिल गया कि वो कहां पे लैंड कर रहा है, वो आपने स्केल पे देख लिया। अब एक काम करते हैं, एंगल को 45 पे लेके चलते हैं, लॉन्चिंग एंगल को। देखते हैं कि जो फिलहाल रेंज आई थी क्या उससे रेंज ज्यादा है क्या कम है, ठीक है, उसको जरा चेक करते हैं। तो चलिए जरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल को सेम रखता हूं, मतलब जहां पे बॉल लॉन्च हो रही है और जहां पे लैंड कर रही है, अगर वो लेवल मेरा सेम है तो 2 डिफरेंट एंगल पे हम सेम रेंज अचीव कर सकते हैं, सेम लोकेशन पे बॉल लैंड करेगी। अब हम दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रेंज देखनी हो। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आएगी। ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है। अब हमने क्या किया है, हमने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से हम परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार जो एंगल सेट है प्रोजेक्टाइल लॉन्चर का वो 45 पे है। आपको मैं याद दिला दूं, जब ये 60 डिग्री या 30 डिग्री पे था तो बॉल का जो एरर बैंड था वो ये था, इतने एरर बैंड में बॉल जो है लॉन्च करनी चाहिए थी। अब 45 अगर हो गया तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि बॉल इससे ज्यादा है कि नहीं है। हो सकता है बॉल इस बेंच को क्रॉस कर जाए, आगे गिर जाए, या हो सकता है यहां गिरे या यहां गिरे या यहां गिरे, बट इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं इसको। तो अगेन मैं फ्लाइट टाइम के लिए ऑन कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइमर को ऑन कर लेता हूँ फ्लाइट टाइम में, सो दैट हम देख सकें। और मैं अब जरा लॉन्च करता हूँ। तो 45 डिग्री पे ऑलरेडी सेट है ये, एंड आई होप सब लोग आप रेडी होंगे। तो चलिए भाई लॉन्च करते हैं। ओके, आपने देखा कि ये बेंच को क्रॉस कर गई है, और यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बेंच को क्रॉस कर जाएगी। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर हम ये कैसे देखेंगे कि कहाँ पे लैंड किया है वो तो इंस्टेंट अपने को पता नहीं चलेगा। हाँ, मतलब वो फिर आपको रफ देखना पड़ेगा अब कि भाई ये बाहर की तरफ निकल रहा है इससे। वैसे आपको एक बात बताऊं, जो आप वेलोसिटी जो है वो आप पिछले 2 एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर चुके हो, जो आपने पिछले 2 एक्सपेरिमेंट 60 डिग्री और 30 डिग्री किया था। वेलोसिटी तो अभी भी उतनी ही है, एंगल 45 हो गया है। तो अब आप लेंथ निकाल सकते हो, रेंज क्या आएगी वो निकाल सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे जहां पे ये लॉन्च हुआ है वहां पे जो स्केल लगा हुआ है वो 210 रीड कर रहा है, 210 सेंटीमीटर, और यहां पे जो स्केल है वो 20 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। तो यहां पे कितना होगा, यहां पे ऑलमोस्ट 0 सेंटीमीटर होगा,
मतलब यहां पे ऑलमोस्ट जाके 0 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब यहां से अगर वहां तक की लेंथ देखोगे तो पूरी 200 सेंटीमीटर है। तो अब एक काम करते हैं, जरा 45 डिग्री पे रेंज को कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो हम पिछले 2 एक्सपेरिमेंट से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। अब देखते हैं कि रेंज 200 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए, 210 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये 210 पे है और यहां पे ये 0 पे है, ऑलमोस्ट 0 पे है ये वाला पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस बेंच की लेंथ को भी मेजर कर लेता हूं, सो दैट आपको हम 45 के लिए मैं बता भी दूं कि एग्जैक्ट क्या लेंथ है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास जो सेंटीमीटर में लेंथ है पूरे बेंच की वो है 193 सेंटीमीटर है, 193 सेंटीमीटर। तो लेकिन ये तो अपना 210 दिखा रहे हैं ना, नहीं 210 तो एक्स्ट्रा है भाई उधर। ठीक है, 193 सेंटीमीटर है भाई ये पूरी लेंथ, 193 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं। मैं इसको भी वैसे स्केल को भी देख लेता हूँ कि इसमें कितना दिखा रहा है ये, क्योंकि हो सकता है इसमें डिफरेंट दिखा रहा हो। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है भाई। ठीक है, एरर को आप लेके चलें। तो यहाँ पे ये जो स्केल रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है 90 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 210 रीड कर रहा है, इसका मतलब ये 210 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बिल्कुल सही रीड है भैया, ये स्केल भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने देखा बेंच की जो लेंथ है, बेंच पे लगाओ जरा एक बार, फिर से देख लेते हैं एक बार बेंच की लेंथ। तो बेंच की लेंथ है ऑलमोस्ट 193 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, लेकिन 193 नहीं होगी, आपको मैं बताता हूं। 193 तो यहां से है ना यार, बॉल लॉन्च हुई है पीछे से, तो पीछे से अगर मुझे देखनी है तो पीछे से लेंथ कैसे देखें? पीछे से लेंथ 193 से थोड़ी ज्यादा होगी। तो सुनील जी एक बार फिर से आए और जहां पे बॉल की लोकेशन है, जहां पे ये टिप पॉइंट है इसका, यहां से आप देखें कि यहां से कितना है। तो यहां से मैं अगर थोड़ा स्ट्रेट उस तरफ करें थोड़ा सा, हाँ जी, या थोड़ा पीछे कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप पीछे रखें। हाँ जी, अगर यहां से लेंथ देखें तो बेंच की लेंथ है 203-204 सेंटीमीटर के अराउंड है, 203-204। और ये हम पहले भी सही रीड कर रहे थे। तो बॉल ऑब्वियसली इससे बाहर गई है, यहां तक 210 है, अगर इससे भी बाहर गई है तो देख लेंगे, वो उससे रफ आइडिया लग जाएगा, वो जो स्क्रीनशॉट हम लिए हैं उससे थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाएगी कहां पे वो बॉल जो है वो हमारी निकली है। तो चलिए अब जरा बोर्ड पे मिलते हैं और बोर्ड पे इस पे कैलकुलेशन करते हैं 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा और उसमें हमने देखा कि भाई जो डिस्टेंस कवर्ड थी, जो रेंज थी, वो पिछली बार जो रेंज आई थी 30 और 60 के लिए उससे ज्यादा ही है, वो बेसिकली बेंच को भी क्रॉस कर गई। तो अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं इसकी, और आपको एंगल तो पता ही है 45 डिग्री, तो आप बता सकते हो कि वो रेंज जो है वो कितनी आएगी। ऑब्वियसली वो 210 या 210 से ज्यादा, मतलब 220 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही आनी चाहिए, क्योंकि वो हमने रफली एक आइडिया से देखा था कि कितने था, 220 सेंटीमीटर से तो ऑलमोस्ट ज्यादा ही आनी चाहिए। 10% का इसमें एरर भी लेके चलो आप। ठीक है, तो 220 सेंटीमीटर प्लस या 230 सेंटीमीटर प्लस माइनस आप कर लो 10%। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है, मतलब रफ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी सबसे पहले देखते हैं, वेलोसिटी क्या है भाई। वेलोसिटी हमने पिछले दो एक्सपेरिमेंट किए थे, उनसे हमें पता चल जाएगा। तो उनसे भी आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। एक में थी हमारे पास 4.63 मीटर पर सेकेंड, और एक एक्सपेरिमेंट में हमारी वेलोसिटी आई थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनका एवरेज लूं तो इनका एवरेज जो बनेगा दोस्तों वो मैं देख लेता हूं। हाँ जी, वो मेरे पास ऑलमोस्ट आ रहा है 4.83 मीटर, 4.83 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास मान लीजिए ये वेलोसिटी है मेरे पास प्रोजेक्टाइल लॉन्चर की, मैं इतना मान लेता हूं। और एंगल जो है वो मेरे पास कितना है बताओ, 45 डिग्री। तो आप बता सकते हो रेंज की वैल्यू क्या आएगी। तो रेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई बताइए, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तो 90 हो गया भाई, साइन 2 थीटा तो 1 बन गया ये। ठीक है, और ये बन जाएगा 4.83 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81। जरा देखते हैं कितना हमारे पास आ रहा है ये। तो इसकी वैल्यू जो अगर देखें तो सेंटीमीटर में आ रहा है ये 238 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 238 सेंटीमीटर, 238 सेंटीमीटर। यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। ठीक है, तो इतना ही ऑलमोस्ट हमारे पास आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनसे आपको एक रफ एक एरर के साथ कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन के साथ आप मतलब बता सकते हो कि कितना आना चाहिए।
एग्जैक्ट तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, जो ये फॉर्मूले आप लगा के एग्जैक्ट निकाल रहे हो, ये तो तब है जब सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हो, वैक्यूम भी हो, एयर ड्रैग ना हो, हाइट भी सेम रहे, ये हिले भी ना लॉन्चिंग के टाइम, क्योंकि जब हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें वाइब्रेशन भी आ रहे हैं, स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज भी सेम रहनी चाहिए, तो इसलिए थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं, उनसे थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है समझ आया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही हम लोग करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों।